राधिका गरीब लड़की थी। वो अपने बैग को किसी को हाथ ना लगाने देती थी। अमीर लड़कियां हर वक्त उसका मजाक उड़ाती रहती। एक दिन जब क्लास की लड़की जोली का 1,000 का नोट चोरी हुआ तो मैम ने सभी बच्चों के बैग चेक किए, मगर राधिका बैग को सीने से लगाकर बोली कि मैं बैग नहीं दिखाऊंगी। मैम ने उसे बहुत मारा। उसे प्रिंसिपल के पास लाया गया। जब प्रिंसिपल ने राधिका का बैग खोलकर देखा तो राधिका फूट फूट कर रोने लगी। प्रिंसिपल ने राधिका को सीने से लगा लिया, क्योंकि राधिका के बैग में कौन सा खजाना छुपा रखा है तुमने इस बैग में, जो किसी को हाथ तक लगाने नहीं देती? अरे दिखाओ इधर अपना बैग, हम भी तो देखें कौन से खजाने छुपे हैं। जोली, जो कि इस क्लास में टॉप लड़कियों में से एक थी, जितनी वो इंटेलिजेंट थी और होशियार लड़की थी, उससे ज़्यादा शरारती और घमंडी भी थी। घमंड ये था कि वो लगातार क्लास में टॉप करती हुई आ रही थी और वो एक अमीर बाप की बेटी भी थी। इस स्कूल में दिए जाने वाले फंड जिससे गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, वो जोली का बाप ही दिया करता था। इस बात के भी ताने वो अक्सर अपनी क्लास की लड़कियों को दिया करती थी, जो कि राधिका स्कॉलरशिप पर इस अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी। ये स्कूल शहर का सबसे मशहूर और अच्छा स्कूल माना जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे शिक्षा हासिल करते थे वो आगे जाकर कुछ ना कुछ तो ज़रूर बन चुके थे। राधिका ने अपने बैग को अपने सीने से लगा रखा था। जोली और उसकी सहेलियाँ उसके पीछे खड़ी थी। ना जाने वो राधिका से क्यों इतनी चिढ़ती थी। जब भी फ्री टाइम होता तो इस मासूम लड़की को तंग करने के लिए पहुंच जाया करती थी। अभी भी जानबूझकर उससे बैग खींच रही थी कि आखिर इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो तुम हमें दिखाती नहीं हो, छुपा कर रखती हो। राधिका ने जब उन सबको खुद पर हावी होते हुए देखा तो बैग को पूरी ताकत से अपने सीने से लगा लिया। वो रो रही थी। जोली की सहेलियाँ उसके दुपट्टे को खींचकर उतार चुकी थी। उसके बाल बिखर चुके थे और उसके बाल खींच रही थी तो कोई उसकी चोटी को खींचकर मरोड़ रही थी कि तभी बाहर से एक लड़की भागती हुई आई और बोली कि सुनीता मैम क्लास में आ रही हैं। जोली की तो हवाइयाँ उड़ गई थी। फौरन अपनी सीट पर जाकर बैठने लगी। जानती थी कि सुनीता मैम कितनी स्ट्रिक्ट है। उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरे सामने बैठा हुआ स्टूडेंट किसी अमीर बाप की औलाद हो या फिर किसी मजदूर का बेटा। राधिका ने ऊपर वाले का धन्यवाद किया था। उसने जल्दी से अपने बैग को बेंच पर रखा और अपना हुलिया ठीक करने लगी। लेकिन तब तक सुनीता मैम क्लास में आ चुकी थी। सभी बच्चे बड़े ही अच्छी तरह बैठे थे। यूनिफॉर्म भी साफ थी सिवाय राधिका के। उसका हाल देखकर सुनीता मैम के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगी कि ये क्या अपना हुलिया बनाया हुआ है, किसी खेत से उठकर आ गई हो। इस हालत में कौन स्कूल आता है? रोज़ तुम्हारी यही हालत होती है। कभी तुम्हारा काम पूरा नहीं होता तो कभी तुम्हारा ये हुलिया। ऐसा लगता है कि सुबह उठकर मुंह भी नहीं धोती है। इस उजड़ी हुई हालत में यहाँ पर आकर सांस लेती हो। उनकी बात पर क्लास में सभी बच्चे हंसने लगे थे। सबसे ऊंची आवाज़ तो जोली की थी। जोली कहने लगी, क्या पता मैम इसके माँ बाप इससे खेतों में काम भी करवाते हों। अब 2 वक्त की रोटी भी तो खानी है ना। इस बात पर वहाँ पर बैठे बाकी बच्चे दबी दबी हंसी हंसने लगे थे, मगर सुनीता मैम ने अपने हाथ में मौजूद डंडा सबके सामने टेबल पर मारकर सबको चुप करवाया था। कहने लगी कि जब मैं बात कर रही हूँ तो तुम्हें किसने परमिशन दी है बीच में अपनी टांग अड़ाने की? अब अगर तुमने बीच में बोलने की कोशिश की तो क्लास से बाहर कर निकाल दूंगी। राधिका तब तक अपना हुलिया सही कर चुकी थी। सॉरी मैम कहकर वो खामोशी से बैठ गई। मैम ने भी ज़्यादा देर न करते हुए पढ़ाना शुरू कर दिया। इंग्लिश का पीरियड था और वो इंग्लिश में बच्चों को लेक्चर दे रही थी। भले ही राधिका गरीब परिवार से संबंध रखती थी, मगर वो पढ़ाई में ए ग्रेड लेने वाले बच्चों में से थी। अभी भी वो अपने ध्यान में सामने बोर्ड पर लिखा हुआ काम अपनी कॉपी पर नोट कर रही थी कि जब क्लास में शोर उठा। जोली ने अपने बैग को खोला था ताकि वो बैग से पेन निकाल सके, लेकिन उसी वक्त उसके शब्दों ने सबको चौंका दिया था। क्लास में जोली की आवाज़ गूंजी कि मेरे पैसे तो चोरी हो गए हैं। मेरे पैसे कहाँ गए? किसने निकाले हैं मेरे बैग से पैसे? सुनीता मैम का बोर्ड पर चलता हुआ हाथ रुका था। उन्होंने मार कर बंद किया और वापस पलटकर जोली को देखने लगी। कहने लगी कि क्या हुआ है जोली? जोली उठी और बड़ी परेशानी से कहने लगी कि मेरे बैग में 1,000 का नोट रखा था, जाने वो किसने निकाल लिया। मैम कहने लगी कि ठीक से बैग में देखो, बैग में ही मौजूद होंगे। भला तुम्हारे बैग से किसे पैसे निकालने हैं और फिर तुम स्कूल में इतना पैसे लेकर ही क्यों आती हो? जोली बड़ी घमंड भरी आवाज़ में कहने लगी कि ऑफ कोर्स मैं रोज़ इससे भी ज़्यादा पैसे लाती हूँ। लंच टाइम मुझे कुछ ना कुछ अपने और अपने फ्रेंड्स के लिए बाहर से मंगवाना होता है, लेकिन आज मैं क्या खाऊंगी? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। पता नहीं किसने निकाल लिए। सुनीता मैम ने एक एक बच्चे के चेहरे की तरफ देखा और फिर खुद आकर जोली का बैग चेक किया। सचमुच उसके बैग में पैसे नहीं थे। मैम ने बच्चों से कहा कि क्लास रूम का दरवाज़ा बंद कर दो, कोई भी इस क्लास रूम से बाहर नहीं जाएगा। पहली सीट पर बैठी 4 लड़कियों के बैग उन्होंने खुद चेक किए थे। एक एक चीज़ चेक की, मगर उनके पास पैसे नहीं थे। मैम ने उन चारों लड़कियों से कहा कि वो एक एक लाइन में जाए
जाकर सबके बैग चेक करे, आखिर पैसे किसने चोरी किए हैं। सभी लड़कियां अपने बैग चेक करवा रही थी। लड़कियों की लाइन से बैग चेक किए जा रहे थे कि तभी क्लास की एक तरफ से लड़कियों की लड़ाई की आवाज आने लगी। ये लड़ाई सुनकर मैम ने पलटकर उस कोने में देखा था जहां पर दो लड़कियां खड़ी बैग को छीनने की कोशिश कर रही थी कि हमें दिखाओ। वही जोली के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी। दरअसल जोली के पैसे तो गुम ही नहीं हुए थे, उसने तो जानबूझकर ये सारा खेल रचा था ताकि इस बहाने से राधिका का बैग चेक होगा और सच्चाई सामने आ जाएगी कि आखिर उसके बैग में ऐसा क्या है जो वो अपने बैग को हाथ तक नहीं लगाने देती। सुनीता मैम ने ये शोर सुना तो चलती हुई वहां पर उनके पास आ गई और कहने लगी कि क्या मसला है, शोर क्यों हो रहा है। दोनों लड़कियां कहने लगी, मैम देखे ना, आपने खुद ही कहा है कि हर कोई अपना बैग चेक करवाए, मगर ये राधिका हमें अपना बैग चेक नहीं करवा रही। सुनीता मैम ने जब राधिका को देखा तो सख्ती से कहा कि पूरी क्लास में ने अपना अपना बैग चेक करवाया है, तो तुम्हें क्या मसला है, बैग निकालो, सबको दिखाओ। मगर राधिका ने नहीं में सिर हिला दिया, कहने लगी, नहीं, मैं अपना बैग नहीं चेक करवाऊंगी। सुनीता मैम ने जब ये सुना तो अगले ही पल कहने लगी कि अच्छा, इसका मतलब तुमने ही पैसे चोरी किए हैं, कहीं चोरी पकड़ी ना जाए इसलिए तुम अपना बैग नहीं चेक करवा रही। जब ये राधिका ने सुना तो अगले ही पल नहीं में सर हिलाने लगी, आंखों में आंसू को साफ करके कहने लगी कि नहीं मैम, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं बता रही हूँ ना, भला मुझे क्या जरूरत है जोली के पैसे चोरी करने की। मैं तो इसके बैग के पास आती भी नहीं, ना इसके बैग को हाथ लगाती हूँ, प्लीज मेरे बैग को छोड़ दे। जोली भी वहीं पर आ चुकी थी, कहने लगी कि मुझे तो इस पर पहले ही शक था कि जरूर इसी ने ये गंदा काम किया है। एक तो ये गरीब नीच लड़की हमारे टुकड़ों पर पड़ने वाली, इसकी तो इतनी औकात ही नहीं है जो स्कूल में पढ़ सके, और ऊपर से यहाँ पर हम अमीर लोगों के बैग से चोरियां भी करती फिरती है। जोली के शब्द सुनकर राधिका पहले से भी ज्यादा रोने लगी थी, मगर अपने बैग को अपने सीने से लगाकर कहने लगी, मैंने चोरी नहीं की, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं अपने बैग तुम लोगों को नहीं चेक करवाऊंगी। सुनीता मैम ने जब ये देखा तो बजाय जोली को मना करने के राधिका के मुंह पर एक थप्पड़ लगा दिया। कहने लगी कि एक तो चोरी करती हो, ऊपर से जबान भी चलाती हो, दिखाओ अपना बैग मुझे, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। सुनीता मैम बड़ी जाहिलाना अंदाज में बोल रही थी। किसी टीचर को इस तरह बच्चों के साथ बोलना शोभा नहीं देता। जैसा कि उस वक्त सुनीता मैम अपने स्टूडेंट से बात कर रही थी, मगर राधिका कहने लगी कि कुछ भी हो जाए, मैं अपना बैग किसी भी हाल में आपको नहीं दिखा सकती। शोर की आवाज़ क्लासरूम से बाहर तक जा रही थी। वहाँ पर क्लास में 5-6 बच्चे ऐसे भी मौजूद थे जो कि गरीब घर से संबंध रखते थे और स्कॉलरशिप पर ही यहाँ पर पढ़ रहे थे। जब उन्होंने मामले को हाथ से निकलते देखा और राधिका को मैम से मार खाते देखा तो उनसे रहा न गया। वो बड़े ही ध्यान से क्लास से बाहर निकल गए और जाकर स्कूल की प्रिंसिपल को खबर कर दी। जैसे ही स्कूल की प्रिंसिपल तक ये खबर पहुंची तो कुछ देर बाद वहां पर वाइस प्रिंसिपल अर्चना मैडम आ चुकी थी। अर्चना मैडम ने दरवाज़ा खोला तो सामने का नज़ारा देखकर उनके माथे पर बल पड़ चुके थे। उनकी तेज़ आवाज़ ने सुनीता मैम के तो तोते हवा में उड़ा दिए थे। वो बड़े कठोर शब्द में कहने लगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आज से पहले किसी ने भी अर्चना मैडम को इतना गुस्से में नहीं देखा था, लेकिन सुनीता मैम इससे पहले कि अपनी सफाई में कुछ बोलती और राधिका के बारे में वहाँ पर सब कुछ बताती, हाथ उठाकर मैडम ने सबको चुप करवा दिया। कहने लगी कि इस बच्ची को लेकर मेरे ऑफिस में आइए, सबको सांप सूंघ गया था। सुनीता मैम ने राधिका जोली को अपने साथ लिया और प्रिंसिपल के ऑफिस में चली गई। अर्चना मैडम सामने ही बैठी थी। सबसे पहले तो जोली को बुलाया गया और उससे पूछा गया तो जोली ने वही रटी रटाई कहानी बताई कि मेरे बैग से पैसे राधिका ने चुरा लिए हैं। अर्चना मैडम बड़ी धीमी प्यार से भरे लहजे में बात करने वाली औरत थी। कहने लगी कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि तुम्हारे पैसे राधिका ने चुराए हैं। इस बात पर जोली कहने लगी क्योंकि इसने अपना बैग हमें नहीं चेक करवाया, यहाँ तक कि सुनीता मैम ने इसे मारा है, फिर भी अपना बैग दिखाने से मना कर दिया। इसका यही मतलब है कि आज तक स्कूल में जितने भी चोरियां हुई हैं वो सब राधिका ने ही की है। ये सब कुछ सुनकर मैडम ने जोली को वापस भेज दिया था। जोली तो वहाँ से चली गई, लेकिन सुनीता मैम वहीं पर मौजूद थी। फिर उन्होंने अपने ऑफिस में राधिका को बुलाया। राधिका डरी सहमी रोती हुई ऑफिस में आई। उसने अपना बैग को अभी तक अपने सीने से लगा रखा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर सुनीता मैम की उंगलियों के निशान मौजूद थे। एक तो उसकी सफ़ेद रंगत उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। यूँ लड़की के चेहरे पर निशान देखकर अर्चना मैडम ने बड़े गुस्से से सुनीता मैम को देखा था। फिर सुनीता मैम को भी अपने सामने मौजूद कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और राधिका से भी कहा कि यहाँ पर मेरे पास बैठो। राधिका डरते डरते सामने बैठ गई। फिर राधिका से पूछने लगी कि बताओ क्या मामला है। इस पर राधिका फूट फूट कर रोने लगी। फिर रोते हुए कहने लगी
कि जोली मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है, मुझे गरीब होने के ताने देती है और अपनी सहेलियों के साथ मिलकर हम सभी गरीब लड़कियों का बहुत मजाक उड़ाती है। अभी भी वो सुबह से मेरा बैग छीनने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने उसे दिखाने से मना किया तो उसने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। इतना सुनने के बाद अर्चना मैडम ने एक नज़र राधिका को देखा, फिर कहने लगी कि इन सब बातों के लिए मैं जोली से बात करूंगी, लेकिन तुम अपना बैग मिस सुनीता को चेक करवा देती। जब पूरी क्लास ने अपने बैग चेक करवा दिए हैं तो तुम अपना बैग इन सबको चेक क्यों नहीं करवा रही थी? अगर तुम अपना बैग चेक करवा देती तो तुम शक के निशाने पर न आती। अगर तुम अपना बैग नहीं चेक करवा रही थी तो सबको यही लगेगा कि तुमने ही चोरी की है बेटा। जब इस तरह की बातें राधिका ने सुनी तो वह सर झुका चुकी थी। बड़े ही प्यार से अर्चना मैडम उठकर उसके पास आई और कहने लगी कि मुझे अपना बैग दिखाओ। राधिका ने पहले तो नहीं में सर हिलाया, लेकिन फिर कहने लगी कि आप किसी को बताएंगी तो नहीं? मैडम ने बड़े प्यार से राधिका के सर पर हाथ रखा, कहने लगी कि नहीं, तुम मुझे दिखाओ इस बैग में क्या है। अर्चना मैडम के कहने पर राधिका ने डरते डरते एक नज़र मिस सुनीता पर डाली और फिर वो बैग अर्चना मैडम के हवाले कर दिया। जैसे ही वो बैग उनके पास आया तो वो खोल कर देखने लगी। जैसे जैसे वो बैग टटोल रही थी उनकी आंखें हैरत से फैलती चली गई। अगले ही पल उनकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने शुरू हो चुके थे। मैडम रोने लगी थी। बैग अपने पास रखा और फिर रोते हुए उन्होंने उस राधिका को अपने गले से लगा लिया। सुनीता अभी भी हैरान सी खड़ी ये सब देख रही थी। आखिर क्या मामला था राधिका के बैग में, जिसे देख मैडम इस कदर रोने लगी थी। जब अर्चना मैडम ने राधिका का बैग खोलकर देखा तो बैग में किताबों के साथ साथ एक तरफ रोटी के कुछ टुकड़े भी थे। इसी के साथ ही कुछ खाए हुए आधे छोड़े हुए पाव थे, साथ ही आधा खाया बर्गर था। भाजी का पैकेट था, एक पैकेट में दाल थी, एक शॉपर में चावल थे। ये छोटी छोटी चीज़ें बैग में पड़ी थी। ये सब देखकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अर्चना मैडम समझ चुकी थी कि आखिर मामला क्या है। ये सब कुछ देखकर उनसे रहा न गया तो राधिका को अपने सीने से लगा लिया। रोते हुए अपने पास बैठाते हुए कहने लगी कि ये सब कुछ क्या है, मुझे पूरी बात बताओ। सुनीता मैम से रहा न गया। वो उठकर बैग के पास आई और उसको खोलकर देखने लगी। बैग में मौजूद ये चीज़ें देखकर वो भी हड़बड़ा सी गई थी। इस बैग में पैसे तो मौजूद न थे मगर खाना मौजूद था। सुनीता मैम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर असल मामला क्या है। वो हैरत से राधिका का चेहरा देख रही थी। तभी अर्चना मैडम राधिका से कहने लगी कि बेटा ये सब कुछ क्या है, क्या तुम ये सब कुछ सबसे छुपा रही थी? राधिका रोने लगी। रोते हुए कहने लगी मैडम मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ पर मेरा मजाक बने। मेरे क्लास के बच्चे वैसे मुझे बहुत तंग करते हैं, मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। अगर मेरा बैग उनके सामने खुल जाता, वो मेरे बैग में इस तरह की चीज़ें देख लेते तो मेरा तो जीना मुश्किल हो जाता। राधिका कहने लगी कि मेरे पापा मर चुके हैं, वो प्राइवेट नौकरी करते थे। उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी उससे घर का खर्चा चलता रहा, मगर कब तक उससे गुजारा हो सकता था। मेरी माँ दिल की रोगी है, जब तक दवाइयाँ न खाए तो उनकी तबीयत नहीं ठीक होती। कोई भारी काम कर नहीं सकती, लोगों के घरों में जाकर काम करती है तो उनकी तबीयत ख़राब होने लगती है। थोड़ा बहुत जो काम हो सके कर लेती है, वरना वापस घर आ जाती है। न झुक सकती है, न कोई भारी चीज़ उठा सकती है। उनकी तो अब दवाइयाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं। मुझसे छोटे 4 बहन भाई और हैं, वो तो छोटे हैं, अभी कोई काम भी नहीं कर सकते। मैं सबको भूखा भी नहीं देख सकती। एक दिन हमारे घर में चूल्हा न जला, जो भी बासी खाना थोड़ी बहुत रोटी पड़ी थी वो माँ ने छोटी बहन भाइयों को खिला दी। मैं यहाँ पर स्कॉलरशिप पर थी, तभी मैं यहाँ पर पढ़ने आती हूँ। मेरा ये सपना है कि बड़ी होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँगी और इतना कमाऊँगी कि मेरी माँ, मेरी छोटी बहन भाई पेट भरकर खाना खा ले, उन्हें कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। 2 दिन से मैं भूखी थी, पानी पीकर ही गुजारा कर रही थी। पड़ोस वाले भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं थे। कहते हैं कि हमारे भी हालात तुम लोगों के सामने हैं, हम आखिर कहाँ से तुम लोगों की मदद करेंगे? अगर तुम लोगों की मदद करेंगे तो अपने खर्च कैसे उठाएंगे? यूँ हमने लोगों से कुछ कहना ही छोड़ दिया। 2 दिन से मैं भूखी थी। एक दिन जब मैं स्कूल से आ रही थी तो रास्ते में मेरा ध्यान एक होटल की तरफ गया। वहाँ पर वो आदमी पाव भाजी और खाना बेच रहा था। उसे पाव भाजी बेचते देखकर मैं उसकी दुकान के पास चली गई। मैंने देखा था कि वो ख़राब हो जाने वाली भाजी और आधा पाव लोगों का बचा हुआ खाना एक तरफ को पड़े हुए शॉपर में फेंक रहा था। शायद उसने सोचा होगा कि किसी कुत्ते बिल्लियों को डाल दूंगा, लेकिन मैंने जब भी वो खाना देखा तो मेरे मुंह में पानी आ गया। कौन सा वो किसी कचरे में फेंक रहा था, बल्कि एक शॉपर ही में तो रखा था। मैं धीरे से चलती हुई उसके पास गई, जाकर कहा कि क्या ये खाना मैं खा लूँ? उसने मुझे हैरत से देखा, कहने लगा कि तुम इस खाने का क्या करोगी? ये खाना तो लोगों का झूठा है, इसे तो दुकान बंद होने के बाद कुत्ते बिल्लियों को डालना है। मैंने उसकी बात सुनी तो कहने लगी कि मुझे ये खाना दे दो, मैं इसके पैसे नहीं दूंगी। तो वो कहने लगा
कि हाँ हाँ झूठा खाना है, भला मैं इसके पैसे लेकर तुमसे क्या करूँगा। मैं खुश हो गई और वो खाना लेकर एक तरफ बैठ गई। भूख से मेरी बुरी हालत हो रही थी। पहले तो मैंने वो खाना खुद खाया और बाकी बचा हुआ खाना मैंने अपने बैग में डाल दिया। घर जाकर अपनी माँ, छोटी बहन, भाइयों को दूंगी, यही मेरा रोज़ का काम बन चुका है। मैं रोज़ाना वहाँ से गुजरती हूँ और बचा हुआ खाना लेकर घर आ जाती हूँ। वो भी अब एक सॉफ्ट शॉपर में इस खाने पर डालकर रख देता है। इसे गंदा नहीं करता। मैं जब भी वहाँ से गुजरती हूँ तो मुझे खाना दे देता है। मेरी माँ, छोटी बहन, भाइयों को भी पता है कि मैं खाना एक होटल से लाती हूँ। भले ही झूठा खाना होता है, लोगों का बचा हुआ होता है, लेकिन फिर भी हमारे लिए खाना बहुत कीमती है। हम ऊपर वाले का धन्यवाद करके जी रहे हैं। मैं बस इसी कोशिश में लगी हूँ कि मेरी पढ़ाई जल्द से जल्द पूरी हो और मैं यहाँ पर पढ़ाई करने के बाद एक अच्छी नौकरी कर लूँ, ताकि मेरे घर के हालात कुछ ठीक हो सके। ये सब सुनकर तो सुनीता मैम की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। उन्हें शर्मिंदगी होने लगी कि उन्होंने क्यों इस मासूम बच्ची पर हाथ उठाया। कहानी का रुख तो कुछ और भी हो सकता था। फिर क्यों वो इतनी सख्त बन रही थी और इस मासूम बच्ची को मारती रही। अर्चना मैडम ने मुस्कुराकर भूमिका की हिम्मत की बधाई दी और कहा कि 100 में से सिर्फ 5% ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई की खातिर इतनी मुश्किल उठाते हैं। ऊपर वाला तुम्हें एक न एक दिन ज़रूर कामयाब करेगा और मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगी। ऐसा कहने के बाद राधिका वहाँ से जा चुकी थी। लेकिन सुनीता मैम और अर्चना मैडम कितनी देर तक राधिका और उसकी माँ के बारे में कुछ सोचती रही। उनके खर्चे बड़ी ही मुश्किल से चल रहे थे। उन्होंने कुछ सोचा, फिर राधिका की माँ को स्कूल में बुलाया। वो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी तो थी। अर्चना मैडम ने उनके हिस्से में काम लगाया कि वो स्कूल शुरू होते ही सारे क्लास के पास जाकर रजिस्टर में अटेंडेंस लगाया करेंगी। जो भी टीचर छुट्टी पर होंगी उसके बारे में आकर वो मैडम को बताएंगी। उन्हें सैलरी दी जाएगी। छोटे मोटे काम उनके ही जिम्मे किए गए, जिससे वो अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकती थी और वो ईमानदारी से भी कमा सकती थी। जोली जैसे बच्चों को, जो कभी राधिका और उस जैसे बच्चों का मजाक उड़ाया करते थे। बाकायदा स्कूल में ऐसा फंक्शन रखा गया जहाँ पर राधिका जैसे बच्चों और उनके माँ बाप को हीरो बताया गया, उपहार दिए गए और ये बताया गया कि हमारी नज़र में बच्चे अमीर हो या गरीब, नज़र में हमारी सब बराबर हैं। हम गलत से नहीं बल्कि शिक्षा से, लगन के हिसाब से बच्चों को तौला करते हैं। धीरे धीरे बच्चों का व्यवहार राधिका के साथ कुछ ठीक तो हो चुका था, लेकिन फिर भी जिसकी जो परवरिश थी वो दिखाता भी था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और वो वक्त भी आया जब राधिका डॉक्टर बन चुकी थी। उसने ना सिर्फ अपनी एजुकेशन जारी रखी थी बल्कि अपने छोटे छोटे बहन भाइयों को भी शिक्षा दिलवाई थी। और आज वो गर्व से कहती थी, बाकायदा इस फंक्शन में उसने उस होटल वाले को भी बुलाया था जिसने भूखे रहने पर राधिका की बहुत मदद की थी। मुफ्त में उसे खाना दिया था। अगर वो ना होता तो शायद आज राधिका भी ना होती। इस सफ़र में जिसने उसका साथ दिया था उसने सबको बुलाकर उनका धन्यवाद किया, क्योंकि वो इन सब के बगैर यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। वो तो वाकई लड़कियों के लिए मिसाल बन चुकी थी, जो कहती थी कि हम ये नहीं कर सकते। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी यह क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।